नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपका ज्योग्राफी का पेपर है और ये पेपर आज का ही है। इस पेपर को विद सॉल्यूशन है आप सभी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। कितने यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी छात्रों से पूछे गए थे। अब देखो, कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं, इसलिए जितना पेपर है वो आपको हल करके यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसा कि मैंने पेपर को देखा है, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं बताते हुए चलूंगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर था, 56 नंबर का आपका टोटल था, क्योंकि इस बार आपके प्रैक्टिकल भी वगैरह भी रहते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो बात करते हैं बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको विद सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूं। अब देखो, यहाँ पर दो मतलब कि दो एक तरीके से क्वेश्चन है वो ऊपर हाइड हो गए हैं, वो गलती की वजह से हो गए। ठीक है, थर्ड से बात करते हैं। अब देखो, ये थर्ड का आपको क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आप अपने पेपर में देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक आर्थिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। ये दी थी डॉक्टर महबूब उल हक ने। अगर आपने मेरा कल का पेपर देखा है, यानी कल जो मैंने रात्रि को पेपर डाला था और जो आपको सुबह 4 या 5 बजे देखने को मिलेगा, उस पेपर में ये क्वेश्चन था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर देखा होगा तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डॉक्टर महबूब उल हक, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान अन्न है, वो है भोजन प्रसंस्करण उद्योग। कहां से है? भोजन प्रसंस्करण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया था। तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है जैव और जैवाणविक संदूषण। जैव और जैवाणविक संदूषण। 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने 3 से 4 पेपर डाले थे और उनमें से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी? वो दी थी कंवर सेन ने। किसने दी थी? कंवर सेन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? कौन सा अभियान चलाया गया? ये चलाया गया नमामि गंगे। नमामि गंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? कौन सा होता है? जल होता है, वायु होता है, ध्वनि होता है, महासागरीय प्रदूषण होता है? वो होता है ध्वनि, यानी कि स्थान विशिष्ट होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा सकता है, जैसे लाउड स्पीकर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। ब्लैंक की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। देखो, अब यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ इसका आंसर। कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। किसकी विशेषता है? देखो, प्राकृतिक सेटिंग जो कि भूमध्य सागरीय कृषि के लिए उधार देती है, इसको प्राकृतिक बोल सकते हो। प्राकृतिक की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2nd नंबर का क्वेश्चन है। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में के इंजन के आविष्कार के बाद आई। कौन से इंजन के आविष्कार के बाद में आई? देखो, ये एक तरीके से क्रांति है, यह आपको खुद को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देख सकते हो, तालाबों को चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपको खुद को पता लगाना है। ठीक है, 4था क्वेश्चन है। देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहां पर की गई थी? चलिए मैं बता देता हूं। देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? अब ब्लैंक में तो आपको वो स्थान ही बताना है। तो देखो, मैं बता देता हूं। वैसे सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति 1818 ईस्वी में हुई थी, जब पहली बार सूती कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट गलस्टर में शुरू की गई थी। कलकत्ता के पास जो फोर्ट गलस्टर है उसमें इसको शुरू किया गया था। भारत की आधुनिक सूती कपड़ा की मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एवं वीविंग द्वारा स्थानीय पारसी उद्यमी द्वारा की गई थी। 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? कौन सी विचारधारा से संबंधित है? देखो, मैं बता देता हूं कि प्रकृतिवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो पदार्थ को आधार एवं यथार्थ मानती है तथा जगत, जीव और मनुष्य सभी उसी से निर्मित है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में सामान्यतः रूसो का ही नाम लिया जाता है। प्रकृतिवाद एक तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। UNDP का पूरा नाम लिखिए।
क्या हो सकता है इसका पूरा नाम? देखो मैं बता देता हूँ इसका पूरा, एक तरीके से हिंदी में आपको बता देता हूँ। इसको बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या बोल सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। कौन सी क्रियाएं हो सकती है? देखो प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन, निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की जगह मैंने काफी बता दी है। फोर्थ क्वेश्चन है, हरियाली क्या है? आपके अनुसार क्या है हरियाली? देखो हरे रंग का फैलाव क्या होता है? हरियाली। हरे हरे पेड़ पौधों का, घास का समूह या विस्तार हरियाली कहलाता है। जैसे बरसात में चारों ओर हरियाली सी छा जाती है, एक तरीके से इसको यही बोल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 4 पेपर बताए थे, 3 या 4, सभी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जहां पर भी मैंने बताया था सभी जगह ये रिपीट हुआ था। देखो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व है। यानी कि किसी क्षेत्र में रहने वाले भौगोलिक मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, मानव विकास के 2 उपागम बताइए। कौन से होते हैं मानव विकास के? देखो फर्स्ट है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, सेकंड है शिक्षा का प्रचार, और थर्ड और बता देता हूं संसाधनों तक पहुंच। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 2 विशेषताएं बताइए। कौन सी हो सकती है विशेषताएं? देखो फर्स्ट तो बता देता हूं, कौशल अथवा उत्पादन की विधियों का विशिष्टीकरण। जैसे शिल्प पद्धति में केवल थोड़ी वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाता है जिनका पहले से ऑर्डर प्राप्त होता है। और दूसरा होता है मशीनीकरण। ठीक है। पहला कौशल एवं उत्पादन की विधियों का विशिष्टीकरण, दूसरा है मशीनीकरण। मशीनीकरण में क्या होता है? मशीनीकरण से अभिप्राय है कि ऐसी युक्तियों के उपयोग से ही जिनका कार्य संपन्न होता है। 7वां क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग क्या है? अब देखो इनके काफियों के जो आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में भी नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। और एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार रिपीट करके देख लेना कि यही आपने लिखा है। देखो स्वच्छंद को फूल लूज भी कहते हैं। स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जो स्थानीय विशिष्ट कच्चे माल और कच्चे माल जिनकी भार में कमी हो रही है या नहीं पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है। अब मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो स्वच्छंद उद्योग वो होते हैं जो स्थानीय विशिष्ट कच्चे माल और कच्चे माल जिनकी भार में कमी हो रही है, यानी कि वजन में कमी हो रही है, या नहीं पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, ये होता है स्वच्छंद उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, वृहद ट्रक मार्ग पर संक्षेप में आपको टिप्पणी लिखनी है। देखो वृहद आपको भी खुद को भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप अपनी नोटबुक से देख लेना और आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। 9वां क्वेश्चन आपका, यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? क्या लगता है कैसे दूर करोगे आप? अब देखो नगरीय समाज की एक तरीके से नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो पर्यावरण संबंधी समस्याओं का आप कैसे एक तरीके से निवारण करोगे, यह आपको खुद को आना चाहिए। ठीक है, देखो एक तो विकास बनाया जाए तो पर्यावरण संबंधी, देखो पर्यावरण संबंधी में काफ़ी चीज़ें आती है। जैसे समस्या में काफ़ी चीज़ें हो गई, जैसे नगरीय समाज की अवधारणा एवं नागरिकता हो गई, गंदी बस्तियाँ हो गई, गंदी बस्ती की स्वास्थ्य समस्याएं हो गई, निष्कर्ष और सुझाव हो गए इसके। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। एक नगरों में आवास समस्या हो गई, जैसे औद्योगिक क्रांति, शिक्षा और जागरूकता का अभाव, गतिशीलता में वृद्धि, शोषण की प्रवृत्ति, सुरक्षा स्थल है, ग्रामीण बेरोजगारी है, नगर नियोजन का अभाव है, दुष्परिणाम है इसके। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, अब देखो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब देखो इसका तो मैं नॉर्मल अपने हिसाब से बता देता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे देश में जो बढ़ती हुई जो लड़कियों की मतलब कि घटती हुई जो लड़कियों की जनसंख्या है उसमें वृद्धि करने को लेकर है। दूसरा ये है कि अभी भी गाँव में ऐसी लड़कियाँ हैं या अभी भी गाँव में लोगों के प्रति ऐसी सोच है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको
तो ओनली वो ही घर का काम करना चाहिए, वो आगे पढ़कर क्या करेंगे। लेकिन वो भूल रही है कि जैसे काफ़ी ऐसी लड़कियां भी है जो आगे जाकर महिला है, जैसे बात करते हैं यहाँ पर सानिया मिर्जा की, जो कि हॉकी की एक अच्छी प्लेयर है, साथ में जैसे पीवी सिंधु है, ठीक है। उसी के साथ में और भी काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, ठीक है, देश को मतलब कि आगे इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रवास की धाराएं बताइए। अब ये आपको खुद को बताना है, चलिए मैं बता देता हूँ। प्रवास की धाराएं बताइए, क्या धाराएं हो सकती है प्रवास की। देखो मैं बता देता हूं, जब किसी देश का निवासी अन्य किसी देश में प्रवासित हो जाता है, यानी कि अगर इंडिया का कोई व्यक्ति है और यहां से वो अमेरिका चला जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, ठीक है। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के दो स्तर है, फर्स्ट है उत्प्रवास और दूसरा है अप्रवास। उत्प्रवास तो वो होता है कि भारत से बाह्य देशों की ओर प्रवास, यानी कि भारत से अमेरिका की ओर प्रवास, भारत से रूस की ओर प्रवास यानी कि जाना। और अप्रवास वो होता है कि बाह्य देशों से भारत की ओर प्रवास, जैसे रशिया के लोग यहाँ पर अपने मथुरा में आते हैं, क्योंकि वो जो श्री कृष्ण जी है, राधे राधे बहुत है, मतलब कि जो सनातनी धर्म है उसको काफ़ी ज़्यादा अपनाना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा काफ़ी रशियन लड़कियां भी यहाँ पर आती है, काफ़ी लड़के भी आते हैं, तो यहाँ पर आकर वो यहाँ की जो संस्कृति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनके हाव भाव भी जानते हैं, ठीक है, और काफ़ी ब्लॉग वगैरह भी करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, गैरिसन नगर को परिभाषित कीजिए। क्या है गैरिसन नगर? देखो मैं बता देता हूँ, गैरिसन छावनी नगर एक ऐसा शहर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था आपको, चलिए बता देता हूँ। गैरिसन छावनी नगर एक ऐसा शहर है जिसे विशेष रूप से रक्षा उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? रक्षा उद्देश्यों के लिए। और गैरिसन नगर की उत्पत्ति ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। यह नौसेना या वायुसेना या सेना या सभी के रक्षा कर्मियों के लिए किलेबंदी है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जैव ऊर्जा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्या होगी इसकी संक्षेप में व्याख्या? जैव ऊर्जा की। देखो किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है जैव ऊर्जा। ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा है, क्योंकि उसमें एक पहिए को घुमाया जा सकता है जिससे बिजली पैदा की जा सकती है, बिल्कुल वो जैव ऊर्जा है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है, और जितने पेपर है मैंने तो बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जाएगा तो पूछ लिया गया। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन आपका आएगा, चलिए मैं बता देता हूँ। एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जैसे एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे अभी कोयले का यूज किया जा रहा है, तो आपको पता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर की जितनी भी पीढ़ी है, वो कोयले का मतलब वो नामो निशानी नहीं देख पाएगी, क्योंकि इस टाइम इतना उसका यूज हो रहा है तो वो नहीं देख पाएगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो पेट्रोल वगैरह देख ले, लेकिन दिन प्रतिदिन इनकी जो खाद्यान्न है या जो मतलब कि इनके भंडार है पेट्रोल की, वो धीरे धीरे कमी होते जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना, यानी कि अभी भी पूर्ति हो जाए और आगे जाकर भी उनकी पूर्ति हो जाए, तो जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये अभी भी रहेंगे आगे भी रहेंगे, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व होता है? देखो हवाई परिवहन का तो चलिए मैं खुद ही बता देता हूं। देखो एक तो यह है कि आप कम टाइम में लंबी दूरी तय कर सकते हो, ठीक है, एक तो आपका समय बच जाता है इस चीज से, लेकिन इसके देखो मैं तो ये मानता हूँ ज्यादा दुष्परिणाम ज्यादा रहते हैं। एक तो ये रहता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता है, हवाई जहाज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक दूसरा यहाँ पर विशेष महत्व बोला जा रहा है। दूसरी ये चीज़ है कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देश की यूनिटी है, जो शक्तिशाली देश रहता है उसके पास में अच्छी जो फैसिलिटी वगैरह रहता है, जैसे कतार हो गया इंडिया का, जैसे इंडिगो हो गया, फ्लाइट का मैं नाम बता रहा हूँ कंपनीज का, जैसे इंडिगो हो गया, इंडिया में काफ़ी है, जैसे इंडिगो हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, साथ ही में और भी काफ़ी है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया के भी काफ़ी है, जेट वगैरह ये रहते हैं। बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में है कि निपटाए गए 9 बार के अनुसार पत्रों के प्रकार को आपको वर्णन करना, ये आप खुद से ट्राई करना। 17 क्वेश्चन बता देता हूँ। एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है, सह कारण बताइए क्यों करता है? देखो गन्ने को लंबे समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस स्थिति में यह सुक्रोज का क्षय कर देता है। इसका परिवहन लंबी दूरी तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी परिवहन लागत अधिक होती है और इसके सूखने की भी आशंका रहती है। इन कारणों से चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास की जाती है। समझ गए
कि जो उद्योगपति है चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है। वो क्यों करता है आपको पता होना चाहिए। वो इसलिए करता है कि एक तो ये जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाल के ले जाते हैं या ट्रकों में भर के ले जाते हैं, तो काफ़ी बार तो क्या होता है ऐसे जैसे तमिलनाडु हो गया, इधर आंध्रा वगैरह हो गया, उधर ही यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, ठीक है। और वहाँ पर जब गन्ने को ले जाते हैं, एक तो ये सूखने की ज़्यादा टेंशन रहती है क्योंकि दिन में ले जाएंगे तो वहाँ पर इतने बड़े तरपाल वगैरह नहीं रहते क्योंकि गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। तो गन्ने की सूखने की ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो इसी वजह से वो आसपास ही उसकी जो फैक्ट्री वगैरह है वो डाल लेते हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। क्या हो सकता है? देखो भारत में सड़कों के प्रकार काफ़ी है, इसका वर्गीकरण और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ आपको। सड़कों का वर्गीकरण वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। अभी देखता हूँ, देखो निर्माण एवं रखरखाव की दृष्टि से सड़कों कितने बार, देखो निर्माण और रखरखाव की दृष्टि से सड़कों को जो बांटा गया है, सड़कों का वर्गीकरण पूछा जा रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कितने भागों में बांटा गया है। देखो एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, एक राज्य होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है जो नेशन टू नेशन बांटता है, राज्य जो स्टेट टू स्टेट सड़कें रहती है, और ग्रामीण सड़कें रहती है। ग्रामीण तो अब इसका वर्गीकरण मैं बता देता हूँ। देखो भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं, इन सड़कों को उनके उपयोग, उन पर आने वाली वाहन संगनता और उपयोगकर्ता के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। सड़क के निश्चित प्रयोजन के आधार पर उसकी चौड़ाई, गति सीमा, उपलब्ध सुविधा इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। भारत में सड़कों को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। काफ़ी प्रकार हो सकते हैं इसके। बात करते हैं यहाँ पर 19वें नंबर के क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन आपके खत्म होने वाले हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ। पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। क्या हो सकता है? देखो पर्यटन के अनुसार पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। यह दौरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए मनोरंजन, व्यापक अन्य उद्देश्यों से किया जाता है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें। व्यापारिक केंद्र क्या होता है ये आपने अपनी नोटबुक से देख लेना। अब देखो 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाना। फसल परिचय आपको बताना है। जलवायु कैसी चाहिए चावल को, तो देखो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक तो इसमें पानी खतरनाक चाहिए, ठीक है। पानी, जलवायु ज़्यादा, देखो पकने के टाइम में इसको धूप भी चाहिए, और बाकी जो चावल रहता है चावल में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी और उसको पानी भी ट्यूबवेल, यानी कि जहाँ पर जो ज़्यादा पानी रहता है जैसे हरियाणा जैसे स्थान पर, या जहाँ पर नहरें वगैरह रहती है, वो ऐसी जलवायु चाहिए। उत्पादक क्षेत्र हो गया जैसे हरियाणा हो गया, साथ में और भी जैसे हो गया, जैसे राजस्थान में कुछ जिलों में बोया जाता है चावल, ठीक है, जहाँ पर नहरें वगैरह रहती है जैसे गंगानगर की तरफ उत्पादक क्षेत्र रहते हैं ये, ठीक है। यूपी, एमपी इनमें भी बोया जाता है, और साथ में नीचे तमिलनाडु वगैरह इनमें भी बोया जाता है, उत्पादक क्षेत्र ही है ये। भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। एक तो देखो यहाँ पर भारतीय कृषि की, एक तो यहाँ पर क्या है, जो बीज ऊज है ना उसमें थोड़ी लापरवाही की जाती है। एक किसान है वो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो कृषि के माध्यम से पूरी नहीं किया जा सकता। एक देखो बाहरी जो किसान रहता है उसको सरकार की तरफ से काफ़ी चीज़ों पर बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन जो भारतीय किसान है इनको मजबूरी का सामना करना पड़ता है। एक देखो ये क्या रहता है, जैसे अब मान लीजिए, देखो समस्याएं मैं मेरे अनुसार बता रहा हूं क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। एक तो ये रहता है, अब देखो अभी जैसे बारिश हुई है तो इसमें जैसे अपना चना रहता है, सरसों रहता है या गेहूं रहता है। अब देखो आपको पता है कि ओले पड़े हैं, अभी जैसे अलवर की तरफ ओले पड़े हैं। ओले पड़ने से जो बालें रहती है गेहूं की, जो ऊपर की बालियां रहती है, जो जिनको बाल बोल सकते हैं, तो ओले पड़ने से वो टूट जाती है। अब देखो इसमें किसान है वो उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। 6-7 महीनों की मेहनत होती है लगातार, वो सरसों में पानी, वो गेहूं में पानी भी देता है, उसकी गायों से, साथ में जो रोजड़े रहते हैं जिनको नील गाय बोलते हैं उनसे भी सुरक्षा करता है। वो रात्रि के समय टूटता रहता है और लास्ट में जाकर यह हालत हो जाती है प्राकृतिक समस्याओं की वजह से। अब देखो सरकार इनके लिए कुछ तो करती है, जैसे राजस्थान सरकार हमारे गहलोत जी है वो कुछ ना कुछ मुआवजा भेजते हैं इनको, लेकिन ये बीच के दलाल रहते हैं जो नल्ले बेरोजगार रहते हैं, ये खा जाते हैं बीच में। लास्ट ऐसे समझ लो 5 से 10 हज़ार रुपये मिल पाते हैं, और वो भी खेती के हिसाब से देते हैं, और उनको भी खा जाते हैं। कुछ लोगों के तो आते ही नहीं है। क्या हुआ था लास्ट बार हमारे भी नहीं आ पाए थे। तो ये देखो मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की तरह ही लेकर मैं आपको बता दिया। अब ये देखो खुद भी लेकर चल सकते हो। 4 समस्याएं, जैसे मैंने आपको काफ़ी समस्याएं बता भी दी है। दूसरी ये चीज़ है कि अभी देखो काफ़ी जगह राजस्थान में तो पानी नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है।
और इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। नहर, अगर नहर की व्यवस्था हो जाती है तो नहर वगैरह लगवाना चाहिए, नहर खुदवाकर इधर पानी पहुंचाना चाहिए, जिससे कि फसल तो अच्छी तरीके से हो। तभी तो लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, यही विशेषता हो जाती है। दूसरी, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पतनों को आप खुद को दर्शाना, ठीक है। मुंबई, सिडनी, न्यूयॉर्क और केप टाउन, ठीक है, ये देख लेना खुद। और 22 दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लोहे खानों, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, आप एक बार देख लेना, ये यहाँ पर दिया गया है। अब इतना इंपॉर्टेंट पेपर था, एक एक क्वेश्चन बता दिया, अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो भाई अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना।